हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम सॉल्यूशन लेंगे क्लास 6 के विज्ञान विषय के यूनिट नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए प्रश्न उत्तरों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हम किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए आवश्यकता क्यों होती है, जो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 पर है, मिश्रण में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरण, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। दूसरा है, मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरण के लिए गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। तीसरा है, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरण के लिए शीरा में से चीनी की रवे प्राप्त करना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। दो उदाहरण इसके हैं, जैसे चीनी तथा चाक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोलकर तत्पश्चात छान कर अलग किया जाता है, फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। दूसरा उदाहरण है इसका, नमक, चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं, तत्पश्चात निस्यपंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है, एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे से अलग हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तथा अनाज भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। सूपना, फटकना, ये भी एक तरह की विधि है जिससे हवा के वेग से धूल उड़ जाती है और हैवी दाना नीचे जमीन में गिर जाता है। प्रश्न 3 है, पकाने के पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे। इसका उत्तर है, दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण से इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिच्छित छननी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छन्नी के छिलके से बाहर निकल जाते हैं। आटा छानने, गेहूं छानने तथा अन्य असमान प्रकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे। तो रेत और जल के मिश्रण को पृथक करने की विधि निथारने की विधि से अलग किया जाता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो, इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण
करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्रित हो गए हैं और जल ऊपर की ओर आ गया है। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित न होने पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे? पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? तुम गंदे पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल के लटकाकर उसे घुमाने की क्रिया इस 1 मिनट तक की। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरी खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियां, लोडिंग और उछेलना। यहाँ पर कुछ सत्य असत्य हैं, इनको सॉल्व करते हैं। दूध और जल के मिश्रण के निस्पंदन या पृथक किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं, ये गलत है। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं? ये भी गलत है। अगला है, चाय की पत्तियों की चाय से पृथक्करण निस्पंदन द्वारा किया जा सकता, जी सही है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। इसका उत्तर है, हम बर्फ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ के बाद में शिकंजी में डाला जाता है तो उसमें चीनी और अधिक मात्रा में घुल ली जा सकती है। इस कारण यह है कि बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था प्राप्त कर लेता है, इससे इसमें चीनी और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। तो इसके साथ इस यूनिट के सभी क्वेश्चनों के आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं। अगली यूनिट में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।